गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप सबको पता है कि एमयू बीएलएलबी का जो एंट्रेंस है वो बहुत जल्द होने वाला है। 26 अप्रैल डेट आ चुकी है, पर उससे पहले जरूरी है कि हम पीवाईक्यू का एनालाइज जरूर कर लें। तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं पॉलिटी प्लस लीगल जीके का पीवाई 2025 का एनालिसिस। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग एनालाइज करेंगे इस सेक्शन में, देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मूविंग फॉरवर्ड टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर कंटेस्टिंग लोकसभा इलेक्शन इज। ठीक है, हमें पता होगा कि मिनिमम एज क्या है लोकसभा में अगर इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, तो दैट इज 25 ईयर्स। कि अगर हम लोकसभा में इलेक्शन अगर कंटेस्ट करना चाहते हैं तो 25 साल हमारी उम्र होनी चाहिए कम से कम। इसके बाद आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग से रिलेटेड, जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ कह रहा है, पहला स्टेटमेंट है, द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम.एन. रॉय। बिल्कुल सही बात है कि पहली बार जो आइडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दिया था वो एम.एन. रॉय साहब ने दिया था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो सिंस ये सही है पर ये हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर हम मूव करते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये एक इलेक्टेड प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ये क्या है? प्रोविजनल प्रेसिडेंट यानी इंटरिम प्रेसिडेंट, टेम्पररी चेयरपर्सन इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनाया गया था। ये बात भी सही है, तो इसीलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है इनकरेक्ट। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कैलीग्राफर थे। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ही वॉज द कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हमें जब पता है कि ये तीन स्टेटमेंट सही है तो ऑटोमेटिकली जो फोर्थ ऑप्शन है दैट विल बी इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि 2 साल 10 महीने और 18 दिन लगे हैं, जबकि इन रियलिटी 2 years 11 month एंड 18 days लगा है। 2 years 11 month एंड 18 days हमें लगा है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी विल बी इनकरेक्ट एंड सिंस इट इज इनकरेक्ट इसीलिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में कौन सा वर्ड एडेड नहीं है? तो यहाँ है वर्ड है सोशलिज्म है, सेक्युलरिज्म है, फेडरलिज्म है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो हम अगर देखें, ठीक है, हम अगर प्रीएम्बल की बात करें तो प्रीएम्बल जब हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम जब प्रेमबल पढ़ेंगे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू व्हाट? इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उसमें फेडरलिज्म वर्ड नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये वर्ड इंक्लूडेड नहीं है। इसके अलावा प्रीएम्बल से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? तो पूछ सकता है कि कौन से ऐसे वर्ड हैं विच वर नॉट ओरिजिनली इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें हमें क्या है, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और क्या है, इंटेग्रिटी, एंड इंटेग्रिटी वाज नॉट एडेड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीन वर्ड हमारे कैसे ऐड हुए हैं? 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए गए हैं। इसके अलावा एक और सवाल है कि क्या प्रीएम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं? तो यस, प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड। क्या प्रीएम्बल हमारा पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है? यस, प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तीनों वर्ड क्या है, बाद में किए गए 42nd अमेंडमेंट से। कितना अमेंडमेंट हुआ है? तो 1 अमेंडमेंट हुआ है अभी तक। ये दोनों बात किस में कही गई थी? ये दोनों बात कही गई थी केशव नंदा भारती के केस में।
तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन बातें, प्रीएम्बल से रिलेटेड। प्रीएम्बल जो है पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के फॉर्म में था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही मॉडिफाइड वर्जन है प्रीएम्बल। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था। आइडिया ऑफ प्रीएम्बल हमने कहाँ से लिया है, हमने यूएसए से लिया है कि प्रीएम्बल एक होना चाहिए, ये बात हमने यूएसए से बोरो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिटीजनशिप इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रेंजिंग फ्रॉम विच आर्टिकल, किस आर्टिकल में दिया गया है सिटीजनशिप से रिगार्डिंग। तो सिटीजनशिप से रिगार्डिंग क्या 5 से 11 में दिया गया, 5 से 10, 6 से 11, 6 से 12। तो हम देखेंगे कि सिटीजनशिप के रिगार्डिंग 5 to 11, ऑप्शन ए 4 का ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, कि 5 से लेकर के 11 तक के प्रोविजन जो है वो सिटीजनशिप के हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 1 से लेकर के 4 तक हमारे क्या है, यूनियन टेरिटरीज, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड हमारे प्रोविजन 1 से लेकर 4 तक में है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, सिटीजनशिप है। उसके बाद 12 to 35 हमारा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। उसके बाद हमारा क्या है, 36 से लेकर के 51 हमारा किससे रिलेटेड है, डीपीएसपी से रिलेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेंज है, आपको याद रखना है। 51 ए क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेंज आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडिया बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 42nd अमेंडमेंट से हमने फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया है। 42nd अमेंडमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी। ठीक है, ये पूछ रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने बोरो कहाँ से किया है, तो हमने यूएसएसआर से किया है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। 11th जो 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटीज था, इट वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट, 11th फंडामेंटल ड्यूटी एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है विथ रिगार्ड टू फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि आपको याद रखनी है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज कंसिडर्ड एज बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम। तो जब भी हम पर्सनल फ्रीडम की बात कर रहे हैं, पर्सनल आजादी की बात कर रहे हैं, ठीक है, अपनी बॉडीली क्या है, आजादी, फ्रीडम की, लिबर्टी की बात कर रहे हैं, तो पर्सनल लिबर्टी की जहां पास भी बात आती है तो उसके लिए हमारे पास एक रिट है हेबियस कॉर्पस, जो कि क्या है, बॉडीली फ्रीडम के बारे में बात कर रहा है, इंसान की लिबर्टी के बारे में बात कर रहा है, एंड दैट इज, इसका मतलब होता है यू मे या यू शैल हैव द बॉडी। ये इसका मतलब होता है हेबियस कॉर्पस का मतलब कि जब भी किसी भी इंसान की बॉडी को, किसी इंसान को क्या किया गया है, उसके फ्रीडम को रिस्ट्रेन कर दिया गया है, उसके फ्रीडम को क्या कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, डिटेन कर लिया गया है इलीगल तरीके से, अनऑथराइज तरीके से, देन इट इज द ड्यूटी, ये क्या है, इट इज हिज राइट टू गेट habeas corpus issued by Supreme Court or High Court under Article 32 or from High Court अंडर आर्टिकल 226। हेबियस कॉर्पस हो गया, मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू स्टॉप, टू प्रोहिबिट। सर्शरी का मतलब होता है सर्टिफाई और टू बी इन्फॉर्म्ड। Moving forward to next question, that is 7. Who among the following is the Chancellor of National Law School of India, University, Bangalore? तो इसका चांसलर कौन है, तो इसके चांसलर हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज चांसलर ऑफ नेशनल लॉ स्कूल ऑफ बैंगलोर। The first and longest serving attorney general for India was, तो अगर हमें longest serving attorney general का
नहीं भी पता है, लेकिन हमें पता है फर्स्ट हु इज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल, तो वी विल इजिली बी एबल टू नो कि कौन थे हमारे पहले अटॉर्नी जनरल। ठीक है, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे हमारे एमसी सितलवाड़। एमसी सितलवाड़ पहले हमारे अटॉर्नी जनरल थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल भी है। साथ में ये क्या है, लॉ कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। लॉ कमीशन के ये फर्स्ट चेयरमैन भी थे। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस रह सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस अगर हम बात करें वो कितने रह सकते हैं, तो वो रह सकते हैं 34। ठीक है, यानी 34 से ज्यादा अपॉइंट नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जज को। तो मैक्सिमम नंबर जजेस है 34, और करेंटली भी 34 जजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। करेंटली कितने हैं, 34 सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, यानी कि जो कोरम है वो फुल है। ठीक है, 34 से ज्यादा अपॉइंट नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जज को। ठीक है, ये शाहीन बैच है, ये एएमयू बीएलएलबी के लिए एक प्रैक्टिस बैच लाया गया है, जिसमें क्या है, आपको 45 डेज कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कराई जाएगी लाइव सेशन में भी, और साथ में आपको वर्कशीट्स दी जाएंगी, डेली प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, और वहां पास आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका रिविजन नहीं हो पाता है। तो उसके रिविजन करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि हमने पढ़ तो बहुत कुछ लिया है पर हमें कितना याद है, कितना हम भूल रहे हैं, उस चीज को चेक करने के लिए आप चाहे तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये 9 मार्च से स्टार्ट होने वाला है और ये 45 डेज यहाँ पास आपका प्रैक्टिस होने वाला है। आपको पता है एएमयू बीएलएलबी का डेट आ चुका है और काफी नजदीक है, तो आपको इसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, और उसके लिए अगर आपको रिविजन करना है तो दिस बैच इज वन फॉर यू। ये गेम चेंजर भी आपके लिए साबित होगा। क्यों? क्योंकि आपके जो भी रिविजन है वो इस बैच के तहत हो जाएंगे। ऑफर में चल रहा है 999 में ये आपको बैच मिल जाएगा। 8 मार्च इज द लास्ट डेट फॉर दिस ऑफर। अगर इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो 8 मार्च तक इसे अवेल कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है ये आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके इस बैच से रिलेटेड क्वेरी से पूछ सकते हैं। ये है हमारा शेड्यूल, जहां पास आपके इस तरह से क्लासेस होंगी। इसके साथ में आपको क्या है, कुछ टेस्ट के लिए वर्कशीट दी जाएंगी जो कि आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपका शेड्यूल है, इस शेड्यूल के तहत क्लासेस चलेंगी। तो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं कि सबसे बेस्ट हो, ठीक है, तो ये बैच आपके लिए एक तरह से आपका बहुत ही बेस्ट साबित होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये देखना है कि यहाँ पास रिट्स दिया गया है लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में उसके मतलब दिए गए हैं, उनको सही से मिलाना है। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, तो अभी हमने देखा यू मे हैव द बॉडी हो जाएगा। मैंडमस का मतलब क्या हो जाएगा, मैंडमस का मतलब हो जाएगा टू कमांड। सर्चुररी का हो जाएगा टू बी इन्फॉर्म्ड एंड फॉर वारंट बाय व्हाट अथॉरिटी। इस तरह से वन का क्या हो जाएगा, वन का हो जाएगा सी। तो वन का सी हम देखेंगे कि ए और डी में है, तो ये तो दोनों तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। 2 का हम देखेंगे ए, तो 2 का ऑप्शन ए इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसीलिए डी भी गलत ऑप्शन हो गया एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से हमें इसको परस्यू करना है, किसी को भी जल्दी जल्दी बनाने के लिए। इसके बाद आगे चलते हैं। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज बोरोड फ्रॉम। तो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहां से लिया है, वो हमने लिया है, तो जुडिशियल रिव्यू कहते किसे हैं, तो जुडिशियल रिव्यू उसे कहते हैं कि जहां पास भी कोई लॉ बनाई है स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और अगर वो लॉ क्या कर रही है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को क्या कर रही है, वायलेट कर रही है, उल्लंघन कर रही है, तो वहां पास क्या करती है, ये सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर देती है कि ये कानून जो है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी, ये कानून वॉइड हो जाएगा, ये कानून को हटा दिया जाए। ठीक है, उस कानून पर क्या लगा देगी, रोक लगा देगी। तो ये पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये हम लोगों ने लिया कहां से, तो ये हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट लिया है यूएसए से, हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है, तो 11 का बी हो जाएगा। और यूएसए में ये जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आया था, एक केस बहुत ही फेमस केस से आया था, मारबरी वर्सेस मेडिसन के केस से ये
कॉन्सेप्ट जो है ओरिजिनेट हुआ था यूएसए में भी, यानी यूएसए में भी इनिशियली नहीं था। इसके अलावा अगर पूछेगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का कोई ऐसा आर्टिकल है, तो आर्टिकल जो 13 है, आर्टिकल 13 जो है वो टॉक्स अबाउट जुडिशियल रिव्यू। तो पूछेगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का क्या कोई आर्टिकल है कि जुडिशियल रिव्यू का पावर जो है वो कहाँ से डिराइव करती है हमारी जुडिशरी, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 13 कि कोई भी लॉज जो है वो इनकंसिस्टेंट होगा विद द फंडामेंटल राइट, तो वहां क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा जुडिशियल रिव्यू के बारे में। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ वाज इनिशिएटेड बाय, रूल ऑफ लॉ का जो डॉक्ट्रिन है ये किसने दिया था, तो ये दिया था एवी डाइसी साहब ने रूल ऑफ लॉ का डॉक्ट्रिन दिया था। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, तो रूल ऑफ लॉ उसे कहते हैं कि एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ एंड नो वन इज, क्या है, एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, की लॉ के सामने सब लोग क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, और किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, यही कहता है रूल ऑफ लॉ। everyone is equal in eyes of law, no one above the law। ये कॉन्सेप्ट हमने अपने आर्टिकल 14 में जो है हमारा फंडामेंटल राइट का, उसमें हमने क्या किया है, इसको इम्प्लाइड किया है। तो यहाँ पास एवे डाइसी साहब जो है रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट दिए थे उसे हमने आर्टिकल 14 में लिया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का ए, एवे डाइसी हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ मॉन्टेस्क्यू इज एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सा प्रिंसिपल दिया था, तो मॉन्टेस्क्यू ने प्रिंसिपल दिया था सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का आर्टिकल है आर्टिकल 51, ठीक है। आर्टिकल 51 क्या बात करता है, आर्टिकल 51 बात करता है कि जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से क्या रहेगी, सॉरी 51 नो 50, आर्टिकल 50 टॉक्स अबाउट व्हाट इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव क्या है वो सेपरेटेड रहेगी, ये बात आर्टिकल 50 कहता है। तो यहाँ पास क्या है कि इन्फ्लुएंस ना करे, जो वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो एक दूसरे को क्या करे, इन्फ्लुएंस नहीं करे, ये इसके बारे में इंश्योर करने की कोशिश करता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इन सब की बात करें these all are included in the constitution, इनका जिक्र हमें कॉन्स्टिट्यूशन में, इनका प्रोविजन हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। लेकिन हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत में इसको बनाया गया था। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत में इसे बनाया गया था, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एनएचआरसी के क्या बताइएगा, चेयरपर्सन के बारे में बताइएगा कि हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी, ठीक है। तो अगर हम आते हैं, बात करते हैं यहाँ ये शेड्यूल ट्राइब के जो ये है, आर्टिकल 388 बी में हमें देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, सॉरी आर्टिकल 388 ए में देखने को मिलता है। आर्टिकल 388 ए में, वही शेड्यूल कास्ट का आर्टिकल 388 में देखने को मिलता है, और इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 324 में हमें देखने को मिलता है। तो ये तीनों की तीनों क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। क्यों, क्योंकि इनके बारे में जिक्र किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, इनके पावर्स, इनके राइट्स, इनके ड्यूटीज, इनके फंक्शन कहाँ दिए गए हैं, दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। बट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है, बना है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत, इसीलिए ये क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। द फ्रेज एक्टस रियस मीन्स, एक्टस रियस का मतलब क्या होता है, तो हम सबको पता होगा कि एक्टस रियस का मतलब होता है गिल्टी एक्ट। एक मैक्सिम है एक्टस नॉन फेसेट रियम नीसी मेंसेट्रिया,
इसका मतलब क्या होता है, गिल्टी एक्ट मस्ट बी कपल्ड विथ गिल्टी माइंड टू फॉर्म अ क्राइम। क्राइम को करने के लिए सिर्फ गिल्टी एक्ट की जरूरत नहीं है, साथ में गिल्टी माइंड, माइंड भी गिल्टी होना चाहिए, तभी क्राइम होगा। तो वहीं से निकला है ये एक्टस रियस। एक्टस रियस का मतलब क्या होता है, गिल्टी एक्ट, और मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ इडियम कंगारू कोर्ट। कंगारू कोर्ट एक तरह से लीगल टर्म है। कंगारू कोर्ट कहते हैं इलीगल कोर्ट को। कई दफा हमने देखा होगा कि पंच वगैरह होता है, गांव में पंच होते हैं, वो कोई फैसला सुना देते हैं, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ ऑनर किलिंग। और ऑनर किलिंग में क्या होता है कि जो गांव के जो बड़े लोग हैं वो बैठेंगे और उसके बाद वो मार देंगे कि हाँ इसने जो है इंटरकास्ट शादी कर ली है, इंटरकास्ट ये अफेयर कर लिया है, तो इसीलिए क्या है इसको मार देना चाहिए, या अडल्ट्री कर लिया है, तो उसे कहते हैं इलीगल कोर्ट। क्यों? क्योंकि उसे अथॉरिटी नहीं दी गई है कानून के द्वारा। तो ऐसे कोर्ट्स जो बिना कानून की अथॉरिटी के चल रहे हैं उन्हें हम कंगारू कोर्ट कहते हैं। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, मीडिया ट्रायल कैन आल्सो बी टर्न एज कंगारू कोर्ट। क्यों? क्योंकि जो मीडिया के पास पावर नहीं है कि वो ट्रायल चलाए, ठीक है, जहां पास किसी एक पर्टिकुलर इंसान के वो के ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं, मीडिया तरह तरह के उसमें ये लगाती है कि हाँ इसी इंसान ने ये क्राइम किया है, इस इंसान को सजा मिल जानी चाहिए, इस इंसान को शर्म आना चाहिए, इस इंसान को अरेस्ट कर लेना चाहिए, उसे भी कंगारू कोर्ट कहा गया। साथ में जो खाप पंचायत होता था, अभी भी कहीं कहीं एग्जिस्ट करता है खाप पंचायत, जहां पास जो पंच के लोग हैं वो फैसला सुनाते हैं कि अरे नहीं इस इंसान को ये कर देना चाहिए, इस इंसान को मार देना चाहिए, और उस वो सजा सुना देते हैं। तो खाप पंचायत इज ऑल्सो अ कंगारू कोर्ट। तो कंगारू कोर्ट द अनऑफिशियल कोर्ट, ऐसे कोर्ट जो अनऑफिशियल हैं, जिनके पास कानून के द्वारा पावर नहीं है कि वो कोर्ट की तरह एग्जिस्ट करें, तो दैट इज नोन एज कंगारू कोर्ट। द मीनिंग ऑफ लीगल फ्रेज एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरे का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, यानी कि क्या करती है कोर्ट, किसी भी पर्टिकुलर केस में कुछ लोगों को, कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, उनको वो अपॉइंट कर सकती है ताकि उनके ओपिनियन को लिया जाए, उनके ओपिनियन को उस केस में इंक्लूड किया जाए ताकि उस केस में बेटर से बेटर आउटकम आए। इसीलिए क्या है, एमिकस क्यूरे को अपॉइंट करती है कोर्ट, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं 18 द टर्म ओबिटर डिक्टा मींस। ओबिटर डिक्टा का मतलब क्या होता है? तो ओबिटर डिक्टा का मतलब ये होता है पासिंग रिमार्क्स ऑफ अ जज नॉट रेलेवेंट टू द केस। जब भी केस में फैसला सुनाती है जजेस, तो कुछ ऐसे भी रिमार्क्स दे देते हैं जो कि उस केस से रिलेवेंट तो नहीं है, उस केस में जो पार्टीज हैं उनके राइट या उनके ड्यूटीज और उनके ऑब्लिगेशन से रिलेटेड नहीं है, बट जज को लगता है कि ये बात भी हमें कह देनी चाहिए, तो वो कह देते हैं, तो उसे हम ओबिटर डिक्टा कहते हैं, या अदर थिंग्स सेड, अदर थिंग्स सेड भी कहते हैं, अदर थिंग्स सेड। और ये क्या है, उस केस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं, उस केस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं, लेकिन बट दीज फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जजेस ने जो बात उसमें कही है, तो वो आगे चल करके आगे आने वाली जजमेंट के लिए एक तरह से क्या है, उनको गाइड कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं ओबिटर डिक्टा। ये क्या है, रेलेवेंट उस केस के लिए रेलेवेंट नहीं होता है, बट हाँ वो नेक्स्ट केसेस में दूसरे जजेस को गाइड जरूर कर सकता है। The landmark case D.K. Basu versus State of West Bengal 1996 is related to, तो D.K. Basu versus State of Bengal जो है वो अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड था, कि जब भी पुलिस जो अरेस्ट करती है तो क्या करती है, लोगों के राइट्स को इन्फ्रिंज कर लिया जाता है, लोगों को जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना होता है वो नहीं बताते हैं, लोगों को क्या है वहां पास आपको साइन कराना है, उनके फ्रेंड और रिलेटिव्स को बताना है वो नहीं बताते हैं, ठीक है। फिर तो ये सारी चीजें का एक गाइडलाइन दिया था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल के केस में, तो ये हो गया। इसके अलावा एक और केस है, इससे पहले जोगिंदर कुमार का केस, उस जोगिंदर कुमार के केस में भी एक्चुअली में गाइडलाइन दिया गया था, तो जोगिंदर कुमार के केस को ही जो इसमें जो गाइडलाइन दिया गया था, सेम यही गाइडलाइन डी के बासु में भी दी गई। तो डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इज रिलेटेड टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, गाइडलाइन रिलेटिंग टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है, वो किसमें दिया गया, डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, कि जब भी आप
किसी को अरेस्ट करने जा रहा है कोई भी पुलिस, तो वो उसको ग्राउंड्स बताए कि आपको उनके राइट्स बताए कि आपके क्या क्या राइट्स हैं, अगर बेलेबल ऑफेंस है तो बताए कि ये बेलेबल ऑफेंस है, आप बेल ले सकते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो वो भी बताएं, उनके फ्रेंड और कोई रिलेटिव है उनको भी इन्फॉर्म करें। तो ये सारे कुछ ग्राउंड्स हैं जो कि डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में भी दिया गया था और साथ में जोगिंदर कुमार के केस में भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द फेमस केशव नंदा भारती केस इज एसोसिएटेड विद, जो केशव नंदा भारती केस है ये किससे एसोसिएटेड है, तो बहुत ही ये फेमस केस है केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये पूरा नाम है, जिसमें 13 जजेस की बेंच बैठी थी और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या अगर करेंगे भी तो कितना कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन दी गई और कहा गया कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप बदलना चाहें तो आप बदल सकते हैं, बट क्या है, आप जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो नींव है, जो बेसिक फिलोसफी है, जो बेसिक गाइडिंग लाइट है, जिस पर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ठीक है, उसको आप नहीं बदल सकते हैं। जो बेसिक फ्रेमवर्क है, फाउंडेशन है, उसको नहीं बदल सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो फंडामेंटल राइट्स को भी बदल दीजिए, अगर आप चाहें तो फ्रेमवर्क को भी बदल दीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता है, पर जो बेसिक न्यू है, जो फाउंडेशन है, जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया है, दैट कैन नेवर बी अमेंडेड। ये बात कही गई केशव नंदा भारती केस में और 13 जजेस बेंच बैठी थी, जो कि लार्जेस्ट, अभी तक की लार्जेस्ट बेंच है, यानी अभी तक सबसे ज्यादा जजेस बैठे किसी केस में, तो वो केशव नंदा भारती के केस में बैठ करके इन्होंने फैसला दिया था 7:6 के रेशियो में। तो इट इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीगल एजुकेशन इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय, कौन रेगुलेट करता है लीगल एजुकेशन इन इंडिया, तो दैट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेट करता है लीगल एजुकेशन को, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जस्टिस बी आर कृष्ण अय्यर के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें इसमें से पढ़ना है, पहले पढ़ लेते हैं। जस्टिस बी आर कृष्ण अय्यर वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या ये बात सही है, ठीक है, नहीं ये बात सही नहीं है। ही वाज नॉट द, ही वाज सुप्रीम कोर्ट जज, एमिनेंट सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, ही वाज इमिनेंट, ही वाज हैविंग एमिनेंट नॉलेज ऑफ लॉ, बट ही वाज नॉट सुप्रीम कोर्ट, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये बात तो गलत हो गई। जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द प्रोजेनिटर्स, प्रोजेनिटर्स यानी कि किसी भी चीज को इंट्रोडक्शन करने वाला, इनिशिएट करने वाला, उसे हम कहते हैं प्रोजेनिटर्स। पीआईएल के, तो क्या ये पीआईएल के प्रोजेनिटर्स हैं, बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है, कि इन्होंने जो मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई फैजुल भाई के केस में इन्होंने ही क्या किया था, पीआईएल का इंट्रोडक्शन किया था, तो इन्होंने इनिशिएट किया था, इसीलिए इन्हें प्रोजेनिटर कहा जा रहा है, तो ये बात तो सही है। वी आर कृष्ण अय्यर वाज इलेक्टेड मेंबर ऑफ मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या ये मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी कि ये एमएलए थे, तो जी हाँ, ही वाज एन एमएलए, तो दिस इज आल्सो ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर कृष्ण अय्यर सर्व्ड एज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो हमें पता होना चाहिए पहला लॉ मिनिस्टर बी आर अम्बेडकर थे, कृष्ण अय्यर नहीं थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट ऊपर में दिया गया जो है वो सही है, तो इसमें कौन सा हमने देखा 2 and 3, तो इसमें आई थिंक 1 नहीं होगा, 2 and 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 2 and 3 will be the correct option. The legal principle bail is a rule and jail is an exception is associated with, ये लीगल प्रिंसिपल किसने दिया था, तो ये भी कृष्ण अय्यर ने। अब ये सवाल उठता है कि कृष्ण अय्यर से रिलेटेड पिछले साल इतना सवाल क्यों आया था, क्यों, क्योंकि इनकी जो डेथ हुई थी वो 2014 में हुई थी, 2014 में हुई थी और 2024 में इनकी डेथ को 10 साल हो गए थे, 10 इयर्स हो गए थे, तो इसीलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट को अगर 10 साल 20 साल 25 साल या 50 साल हो जाता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये दिया तो है कृष्ण अय्यर ने ही, किस केस में दिया था, ये स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालाचंद के केस में दिया था। इस केस में ये दिया था वी आर कृष्ण अय्यर ने इस रूल को कि बेल इज अ
रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, कि जब भी किसी इंसान को अरेस्ट किया जा रहा है तो वहां पास नॉर्मली आपको उसको बेल ही देना है, ये रूल है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में उसे आपको जेल भेजना है, ये बात इसमें कही गई। इसके बाद इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को कई दफा नजीब अहमद के केस में भी इसको रिट्रेट किया गया, इसके अलावा गुरबख्श सिंह सिबिया के केस में भी बताया गया। तो बेल जो है वो क्या है, रूल है, जेल एक्सेप्शन है। जेल आपको एक्सेप्शनल केसेस में देना है, नहीं तो नॉर्मली किसी इंसान जिसके ऊपर अभी चार्जेस प्रूव नहीं हुए हैं, जो अभी कन्विक्टेड नहीं है, अभी वो अक्यूज है, उसको आपको बेल पर रिहा कर देना है। ये बात ये प्रिंसिपल कृष्ण अय्यर ने दी है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालाचंद के केस में। The largest ever 13 judges bench at the Supreme Court of India has been constituted in 1973. In which case, तो अभी हम लोगों ने देखा केशव नंदा भारती के केस में 13 जजेस बेंच बनाई गई थी, और अभी तक की ये पहली एक ही केस है जिसमें 13 जजेस बेंच बैठी है। उसके अलावा अभी तक राइट नाउ कोई भी ऐसा कोई जजमेंट नहीं है जिसमें 13 जजेस बेंच बनी है। 25 में देख लेते हैं, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। कौन से केस में? तो मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानू का जो केस है वो मेंटेनेंस से रिलेटेड का केस है। ठीक है, मेंटेनेंस से रिलेटेड का केस है कि जो अगर मुस्लिम वुमेन है उसका तलाक हो जाता है तो क्या तलाक के इद्दत के बाद भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है या नहीं कर सकती है? तो इस केस में कहा था कि हाँ कर सकती है, अगर वो अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पा रही है, मेंटेन नहीं कर पा रही है, इतना उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, और साथ में उसने दूसरी शादी नहीं की है, तो शी इज एबल टू क्लेम द मेंटेनेंस फ्रॉम हिज एक्स हस्बैंड इवन आफ्टर इद्दत पीरियड, ये कहा गया था इसमें। तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद आते हैं शायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का केस है। ठीक है, तो यस इस केस में कहा गया था कि यस ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको हम लोग तलाकुल बिद्दत या इंस्टेंट ट्रिपल तलाक कहते हैं, कि एक ही बार में 3 बार तलाक कह करके शादी को एंड कर देना, ये जो प्रैक्टिस है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये बात कही गई शायरा बानो के केस में। ठीक है, ये दोनों भी ऑल्सो रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये दोनों केसेस भी यूनिफॉर्म सिविल कोड और मेंटेनेंस से ही रिलेटेड हैं। तो हमारा शायरा बानो का जो केस है ये रिलेटेड है ट्रिपल तलाक से। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर मेमोरी फेड इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं कि मैंने ही अपनी ही कहानी लिखी तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहेंगे, यानी किसी इंसान ने खुद से अपनी जिंदगी की कहानी लिखी है तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। तो ये जो कहानी है, ये जो ऑटोबायोग्राफी है वो एस नरीमन की, फली एस नरीमन की है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों पूछा था? क्योंकि इनका डेथ जो हुआ है 2024 में हुआ था, इसीलिए इनकी ऑटोबायोग्राफी पूछी गई। ऐसे ही अगर किसी एमिनेंट पर्सनालिटी का, ठीक है, ये क्या थे? ये लॉयर थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लॉयर थे सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो इनका डेथ हो गया था, तो इसी इनका डेथ 2024 में हुआ है, इसीलिए क्या है इनकी ऑटोबायोग्राफी से सवाल पूछ दिया गया है। तो इसी तरह से अगर कोई भी ऐसा ये है बुक है, ठीक है, किसी एमिनेंट पर्सनालिटी से रिलेटेड है, उनका डेथ हुआ है रिसेंटली, तो प्लीज उसे जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आते हैं, as per the ruling of Supreme Court in Shilpa Shailesh versus Varun Srinivasan, it can directly grant a divorce on ground of irretrievable breakdown of marriage under which article? तो यहाँ हम हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं, और हिंदू लॉ में क्या होता है कि जब भी किसी को डिवोर्स लेना होता है तो उसके लिए क्या है, एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है कि शादी के अगर 1 साल तक आप तो डिवोर्स नहीं ले सकते हैं, अगर आपने शादी के 1 साल तक डिवोर्स बाद में भी लेना चाह रहे हैं तो वहां आपकी सुनवाई होगी, वहां डिस्ट्रिक्ट काउंसलर बैठेंगे, वहां पास आपका केस चलेगा, आपको काउंसलिंग की जाएगी, काउंसलिंग करने के बाद रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, रिपोर्ट सबमिट करने के बाद फिर उसके बाद अगर लगेगा कि हाँ डिवोर्स इनका हो जाना चाहिए तो उस बिहाफ पर डिवोर्स हो जाता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस चलता है, जो कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई इंसान शादी में नहीं रहना चाह रहा है, वो शादी टूट चुकी, इरिट्रीवेबल मतलब क्या हो गया है कि अब उस शादी को रिस्टोर नहीं किया जा सकता है, रिट्रीव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वो शादी टूट चुकी है और उस शादी को टूटने से अब कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, बस डिवोर्स ही है जो उन दोनों को
अलग नहीं कर रही है, अदरवाइज दे आर ऑलरेडी लिविंग सेपरेटली, और उनका रहने का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पर ऐसा कोई प्रोविजन हमारे हिंदू लॉ में देखने को नहीं मिलता है कि कोई ऐसा प्रोविजन है जहां पास शादी टूट चुकी है तो दोनों गए और तुरंत डिवोर्स ले लिए, तो ऐसा था नहीं, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि दोनों पार्टीज के एक साथ जो रह रही हैं, ये दोनों एक क्या हो रहा है, एक तरह से टॉर्चर है उनके साथ, ठीक है। दोनों रहना नहीं चाह रहे हैं, शादी टूट चुकी है, पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो मैरिज एग्जिस्ट कर रहा है, डिवोर्स नहीं हो पा रहा है, इसलिए उन्हें रहना पड़ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डॉक्ट्रिन जो है वो हम दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये कहीं हिंदू लॉ में नहीं दिया गया है, लेकिन ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ हम ही ये चीज कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 142। अंडर आर्टिकल 142 क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि कोई भी ऐसे ऑर्डर, डिसीजन, जजमेंट देने की, सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है ऑर्डर, डिसीजन, जजमेंट देने की, टू डू कंप्लीट जस्टिस, टू डू कंप्लीट जस्टिस, यानी कि जस्टिस करने के लिए कोई भी चीज, कोई भी डिसीजन लेना पड़े तो सुप्रीम कोर्ट ले सकती है। तो दिस डॉक्ट्रिन सबको अवेलेबल नहीं है कि कोई भी इंसान गया और जा करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बोले कि नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है इर्रिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, तो हमें भी अब दे दो, ठीक है, हमें भी नहीं रहना है, हमारा भी ब्रेकडाउन हो चुका है। तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट हैड एक्सरसाइज्ड इट्स स्पेशल पावर टू गिव डिवोर्स इन दिस केस। तो यहाँ पास क्या है, आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया था, और आर्टिकल 142 के इस्तेमाल से ही ये क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के पावर से इसमें डिवोर्स ग्रांट कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ इर्रिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। तो ये बात हमें याद रखना, हिंदू लॉ में कहीं भी ये ग्राउंड नहीं दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्पेशल पावर का इस्तेमाल किया है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा है, शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन के केस में कहा है। तो ये हम ऐसे भी इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो पावर दिए गए हैं वो 124, सुप्रीम कोर्ट के बारे में 124 ऑनवर्ड्स हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो भी पावर है वो 124 ऑनवर्ड्स हैं, और ये तीनों जो आर्टिकल हम देख रहे हैं 14, 21, 121, ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए 142 विल ऑटोमेटिकली विल द करेक्ट आंसर। इस तरह से हम एलिमिनेट, अगर हमें नहीं भी पता हो तो एग्जाम में हम इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का के बारे में जो स्टार्ट होता है सेक्शन, वो सेक्शन ही स्टार्ट सॉरी आर्टिकल जो स्टार्ट होता है वो 124 से स्टार्ट होता है। तो ये तीन ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी टू, ठीक है। ये सिक्योरिटी, ये जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, ये सिक्योरिटी किसको प्रोवाइड करता है, तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है प्राइम मिनिस्टर को। ये सिक्योरिटी किसको प्रोवाइड करता है, प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following is not a member of committee that selects CBI director। ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, सीबीआई डायरेक्टर है प्रवीण सूद अभी के टाइम पर। ये प्रवीण सूद का जो टेन्यर था जो कि 2 साल का था, ठीक है, 2025 में खत्म होना था, इस टेन्यर को एक्सटेंड कर दिया गया था, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, इससे रिलेटेड सवाल पूछा है कि सीबीआई डायरेक्टर के को जो सिलेक्ट करती है कमिटी, ठीक है, जो नाम देती है, उस कमेटी के मेंबर कौन कौन होते हैं। तो उस कमेटी का जो चेयरपर्सन होता है वो तो प्राइम मिनिस्टर होता है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा एलओपी भी होते हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर, एलओपी एज वेल एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये पूछ रहा है कि कौन नहीं होगा, तो द आंसर विल बी होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर नहीं होंगे। होम मिनिस्टर जो है, जो कमिटी सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन के लिए बनेगी, सिलेक्शन कमेटी बनेगी, उसमें होम मिनिस्टर नहीं होंगे। कौन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है, लोकसभा एलओपी होंगे, लोकसभा के लीडर ऑफ पोजीशन है लोकसभा, जो कि अभी तो राहुल गांधी है, ठीक है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ये 3 लोग मिलकर के सेलेक्ट करेंगे किसको, सीबीआई के डायरेक्टर को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 विच इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट लॉ। UNFCCC के बारे में पूछा गया है। अब पूछा जा रहा है इसमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सही नहीं है, यानी कि गलत है। ये अडॉप्ट किया गया था 9 मई 1992 को, तो इट इज राइट, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है UNFCCC का, टू ग्रीन हाउस गैस के कंसंट्रेशन को स्टेबलाइज करना, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस के कंसंट्रेशन को स्टेबलाइज करना, जी हाँ, बिल्कुल यही इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो ग्रीन हाउसेस बहुत ज्यादा जो बढ़ रहे हैं उसको कम करने की कोशिश करना, यही है, ठीक है। तो ये भी सही है, पर ये दोनों सही ऑप्शन है, पर ये क्या है, ये दोनों सही स्टेटमेंट है, पर ये दोनों सही ऑप्शन नहीं है। The UN, अब आते हैं, the UNFCCC endorses the concept of common but differentiated responsibility। ये कॉन्सेप्ट का जन्म दिया है UNFCCC ने कि कॉमन
पर अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सबका गोल तो कॉमन है पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है? क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग अब अमीर हैं, बहुत सारी कंट्रीज जो है ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एनवायरमेंट को ज्यादा प्रोटेक्ट करें। ठीक है, वो क्या करें? कार्बन इमिशन को कम करें, वो क्या करें? ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने में ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा कोशिश करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट भी उनका ही दिया हुआ है, तो ये बात भी सही है। तो ये 3 स्टेटमेंट तो सही है पर ये 3 स्टेट ऑप्शन में नहीं आएंगे, तो फोर्थ ही हो जाएगा ऑब्वियसली हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन। द यूएनएफसीसीसी पुट्स ओनस ऑन डेवलपिंग कंट्रीज टू लीड द वे इन रिड्यूसिंग एमिशन। क्या कह रहा है कि ओनस यानी कि बर्डन कहते हैं, ओनस को कहते हैं बर्डन। तो क्या ये जो है यूएनएफसीसीसी ये बर्डन देता है डेवलपिंग कंट्रीज को कि वो रिड्यूस करें अपना एमिशन? नहीं, ये देता है बर्डन किसको? डेवलप्ड कंट्रीज को, जो ऑलरेडी विकास कर चुके हैं। डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर बर्डन देता है कि आप जो है कम कीजिए। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज भी कोशिश करेगी लेकिन आप डेवलप्ड हो चुके हैं तो आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट जो है वो फोर्थ है। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर कि फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड सिंस फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट द ऑप्शन डी fourth statement will be the correct option. Next question. सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली स्ट्रक डाउन कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। कौन से केस में किया था? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 का ये केस था जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि क्या था, एक तरह से डोनेशन का मेथड था। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग दी जाती है अलग अलग कंपनीज लोगों के द्वारा, वो क्या है उसी का ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था, वो फंडिंग करती थी, फंडिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन इस फंडिंग में क्या होता था? ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, पता नहीं चलता था कि कितने पॉलिटिकल पार्टीज को किसने किया है फंड और कितना किया है। तो इसीलिए क्या है, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। कहा कि ये कौन से आर्टिकल को वायलेट करती है? तो ये कहा गया कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन जो कि एक क्या है, फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, उसमें ही ये बात इंप्लाई कर दी गई है, इनहेरेंट कर दी गई है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलना ही नहीं, साथ में प्रेस का भी फ्रीडम, साथ में इंफॉर्मेशन का भी फ्रीडम, ये भी आर्टिकल 19(1)(a) में ही कवर होता है। एंड इसीलिए ये स्ट्रक डाउन, ये क्या कर रहा था, वायलेट कर रहा था हमारे आर्टिकल 19 को, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया 2024 में। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 के केस में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्लीकेशन ऑफ AFSPA आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958, ये क्या है, ये कहता है कि हम क्या है अलग से स्पेशल फोर्सेस एम्प्लॉय करेंगे ऐसे एरिया में जो कि डिस्टर्ब्ड एरियाज है। अब डिस्टर्ब्ड एरियाज क्या है, वो टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई करती है कि कौन कौन सा एरियाज डिस्टर्ब्ड एरियाज है। इनिशियली ये नॉर्थ ईस्ट के लिए ही लाया गया था, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए ये इनिशियली लाया गया था कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो डिस्टर्ब्ड एरिया है, ठीक है, इंसर्जेंसीज है, उन सबको रोकने के लिए ही ये लाया गया था। तो कहा गया है कि इसको कंप्लीटली हटा दिया गया है, कौन से स्टेट से, तो इसको कंप्लीटली जो हटा दिया गया है त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम से हटा दिया गया है। मिजोरम सेंस में नहीं है, बट द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। ठीक है, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम इन तीनों में हटा दिया गया है, लेकिन इट इज स्टिल एप्लीकेबल टू मणिपुर, असम, कुछ पार्ट्स ऑफ मणिपुर, कुछ पार्ट ऑफ असम, कुछ पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में ये अभी भी एप्लीकेबल है। ठीक है, पर ये क्या है, त्रिपुरा और मेघालय और मिजोरम में नहीं है, इसमें से कंप्लीटली हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं लोगों के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। जहां पास भी ये इस तरह से स्पेशल फोर्सेस कहीं भी एम्प्लॉय कर दिए जाएंगे तो वहां के लोग जो है उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ये बात क्या है, इस एक्ट में दी गई है और इस एक्ट को कंप्लीटली हटा दिया गया है त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम से, लेकिन अभी भी ये मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। Recently, the Allahabad High Court declared UP Board of Madrasa Education Act 2004 unconstitutional citing violations of। ठीक है, अभी ये तो बाद में स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट जो है 2004 का, वो क्या कर रहा है,
सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में है और इसीलिए इसको क्या कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था और इसको ये कर दिया गया था। हालांकि बाद में जब ये सुप्रीम कोर्ट में इस पर अपील फाइल किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो नो, इट इज नॉट अगेंस्ट और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, पर हाँ रिफॉर्म लाने की जरूरत है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ऑल्दो इट वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट हैज रिवर्स्ड इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट, ओवर रूल कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट को और कहा कि नहीं, इट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बट देयर इज नीड फॉर रिफॉर्म इन दिस एक्ट। Who is eligible for free legal aid under the Legal Service Authorities Act? अब इसमें जो ऑप्शन है वो थोड़े से कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन पर जाना है। तो अगर हम लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट की बात करें तो उसमें कहता है कि मेंबर ऑफ SC/ST को भी देंगे हम फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड का ऑलरेडी एक प्रोविजन है हमारा आर्टिकल 39A जो कि 42nd अमेंडमेंट से लाया गया था, ठीक है, जो कि फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन के DPSP में। लेकिन इसके अलावा एक हमारे पास एक्ट है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का, ठीक है, ये भी बताता है कि हम फ्री लीगल एड देंगे किनको, जो मेंबर ऑफ SC/ST हैं, विमेन को, चिल्ड्रन को, डिसेबल्ड पर्सन को, इंडस्ट्रियल वर्कर्स को या ऐसे कोई भी लोग जो गरीब हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, वो सारे लोगों के बारे में जिक्र किया गया है। लेकिन अगर हम ऑप्शन देखें तो कह रहा है कि क्या सिर्फ गरीब लोगों को देंगे, तो नहीं, ऐसा तो नहीं बात कर रहा है कि सिर्फ गरीब लोगों को देंगे, क्या सिर्फ वुमेन और चिल्ड्रन को देंगे, नहीं, ये भी नहीं बात कर रहा है। ये भी नहीं बात कर रहा है कि जो अक्यूज है सीरियस क्राइम के, नहीं, तो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे लोगों को उसमें इंक्लूड किया गया है, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में बहुत सारे लोगों को इंक्लूड किया गया है। तो ये सब तो आउटराइटली गलत हो जाएंगे, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर विल बी एवरी पर्सन, तो 34 का D हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन जहां हम लोगों ने डिस्कस किया AMU DLLB के पॉलिटी और लीगल के क्वेश्चंस। आपको और भी कुछ क्वेरी हो तो प्लीज वो कमेंट में जरूर बता सकते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा वो भी हमें अपनी फीडबैक में जरूर बताइएगा। तब तक के चलते हैं, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।